नमस्कार। यूनिक आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं भारती भारद्वाज आप सबों का फिर से स्वागत करती हूँ। पॉलिटी की जो हम लोगों ने वीडियो की श्रृंखला बनाई उसमें राष्ट्रपति के जो आर्टिकल्स हैं उस पर हम लोगों ने बातचीत कर ली थी कि हमारा राष्ट्रपति का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, लेकिन उसकी डिटेलिंग नहीं हुई थी। आज हम लोग एक एक आर्टिकल को डिटेल में देखते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित जो संवैधानिक उपबंध है उनमें किन बातों को समावेशित किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 52 या 52 नंबर अनुच्छेद। इसमें लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत में कभी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी जब भारत में राष्ट्रपति न हो। राष्ट्रपति का पद हमारे यहाँ खाली नहीं हो सकता है, बल्कि हमेशा ही इसकी व्यवस्था है। अगर किसी कारण से राष्ट्रपति न रहे, सपोज ऐसे ही कुछ अनहोनी हो कि राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाए, तो तुरंत ही उपराष्ट्रपति उस पद को ग्रहण कर लेंगे। अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो वैसी स्थिति में हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस पद को ग्रहण कर लेंगे। अगर वो दोनों नहीं रहे तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं वो उस पद को ग्रहण कर लेंगे। अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण से अचानक खाली होता है तो पहले उपराष्ट्रपति, अगर वो नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर वो नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश इस पद को ग्रहण करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भारत में राष्ट्रपति नहीं है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही राष्ट्रपति पद का चुनाव कर लिया जाता है। क्लियर है? दूसरा है संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी एग्जीक्यूटिव पावर जो है हमारे सेंटर की, वो किसके हाथ में होगी? हमारे राष्ट्रपति के हाथ में होगी। हमारे राष्ट्रपति के द्वारा ही संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। वो इसे डायरेक्टली अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं। इसलिए सेंटर का कोई भी एग्जीक्यूटिव वर्क जो होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। अगर ऐसे कहें तो सभी निर्णय वो सीधे नहीं ले लेते हैं, उनको तो बहुत ही छोटा सा स्पेस दिया गया है स्वनिर्णय का। लेकिन जो भी काम होते हैं बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के नहीं होते, उनके नाम से ही सारा काम होता है। क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्र के दो प्रधान हैं, एक संवैधानिक प्रधान और एक वास्तविक प्रधान। संवैधानिक प्रधान चूंकि हमारे राष्ट्रपति होते हैं, इसलिए सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। पर अगर ऐसे देखा जाए, निर्णय लेने की क्षमता पूर्णतः उनके हाथ में नहीं होती है। स्वविवेक वाले निर्णय उनके कम होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में दिया गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से हम अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं। हमारे यहाँ जो वास्तविक प्रधान हमारे प्रधानमंत्री है उनको हम लोग डायरेक्टली चुनते हैं। किस हिसाब से? लोकसभा के सदस्य के रूप में। लोकसभा में जो भी बहुमत दल होता है वो देश चलाता है और उसका नेता ही प्रधानमंत्री होता है। या ऐसा गठबंधन जो कि बहुमत में है लोकसभा में, उसका नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो लोकसभा के चुनाव में तो हम लोग डायरेक्टली ही भाग लेते हैं, पर राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्टली भाग हम लोग नहीं लेते हैं, बल्कि इसके लिए एक निर्वाचक मंडल जो है वो तैयार किया जाता है। और उस निर्वाचक मंडल में बहुत सारे लोग होते हैं, जिनमें कौन कौन से लोग हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, प्लस
राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो एक क्या बनाया जाता है, निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, यानी हमारे प्रतिनिधियों का निर्वाचक मंडल, हमारे प्रतिनिधि जो होते हैं वही इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, जिसमें कौन कौन है, संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसके सदस्य होंगे। हमारे यहाँ जितने भी राज्य हैं, हर राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे, और केंद्र शासित क्षेत्र यूनियन टेरिटरी के दिल्ली और पुदुचेरी में जो कि विधानसभाएं हैं वहां के निर्वाचित सदस्य भी हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगर संसद की बात की जाए तो संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद जहां पर है, क्योंकि राज्यों में भी दो हाउस भी किसी किसी राज्य में है, जिसमें एक विधानसभा जो कि अनिवार्य हाउस होता है और दूसरी विधान परिषदें होती हैं। तो जहां विधान परिषदें हैं वहां पर जो भी उसके सदस्य हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं में जो भी मनोनीत सदस्य हैं वो भी इसमें भाग नहीं लेते हैं। किसी सभा के विघटन की स्थिति में उस सभा के जो भी सदस्य होंगे वो भी भाग नहीं लेंगे। इस पूरे कॉलम में वैसे लोगों की लिस्ट है जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, और इसमें वैसे सदस्य हैं जो इसमें भाग नहीं लेते हैं। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है भाग नहीं लेगी, और कहीं के भी मनोनीत सदस्य हो, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा चाहे विधानसभा या और कहीं के भी, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो ये हो जाता है हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में जो भी सदस्य होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, हमारे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो भी चुनाव प्रक्रिया होती है उसमें अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं का आकार छोटा बड़ा है, हमारे संसद का आकार अलग अलग है, लोकसभा का अलग है, राज्यसभा का अलग है। उसमें इक्वालिटी बनी रहे, उनका अनुपात जो है वो समान हो सके, उसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक फॉर्मूला दिया है जिससे हर एक वोट का वैल्यू पुट कर दिया जाता है। एक मत बराबर एक नहीं होता है, बल्कि एक मत बराबर जो इस तरह के फॉर्मूले दिए गए हैं, जो फॉर्मूला दिया गया है उसके हिसाब से अलग अलग क्षेत्र के सदस्यों का अलग अलग मत मूल्य निर्धारित कर दिया जाता। मत मतलब वोट, मूल्य मतलब वैल्यू, उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दी जाती है। तो कैसे निकालते हैं इसको हम आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले से भी प्रश्न पूछे गए हैं, एक नहीं कई बार पूछे गए हैं। सबसे पहले राज्य विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य निकाला जाता है कि किस राज्य के जो सदस्य हैं, जो कि हमारे निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, उनके वोट की क्या वैल्यू है। तो क्या वैल्यू है, तो जिस राज्य का भी आपको मत मूल्य निकालना है, सबसे पहले उस राज्य की कुल जनसंख्या ले ली जाएगी, उसको राज्य विधानसभा के कुल जो भी निर्वाचित सदस्य है, मतलब जिस राज्य की जनसंख्या है उसी राज्य का जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्यों को 1000 से भाग दे दिया जाता है। यहाँ जो भी आता है वो उसके एक सदस्य का मत मूल्य है, मतलब उसका एक वोट इक्वल टू जो ये संख्या आएगी। सपोज बिहार का मत मूल्य आ गया 332, तो एक वोट बिहार का जो होगा वो इक्वल टू 332 गिना जाएगा।
तो ये याद रखिएगा कि ये सब जो दिया गया है इसमें कहाँ राज्य की जनसंख्या लिखना है, उसका बटा जो है वो लिखना है, विधानसभा के सदस्य, कई बार इसको उलट देता है, जैसे लिखा रहता है कि किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों का मतमूल्य कैसे निकाला जाता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला दिया गया संविधान में, 4 ऑप्शन रहेगा। उस 4 ऑप्शन में पहला दिया है राज्य विधानसभा के कुल सदस्य के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, यहां लिख दिया, और राज्य की कुल जनसंख्या को यहां लिख दिया। यहाँ पर भाग वाले चिन्ह की जगह गुणा का चिन्ह दे दिया, कई बार 10,000 इसको कर दिया या 100 कर दिया, इस तरह के मिस्टेक्स करके आपको उलझाया जाता है और ये देखा जाता है कि आपको ये याद है या नहीं है। उसी तरह हमारे संसद सदस्यों का भी मत मूल्य निकाल लिया जाता है कि प्रत्येक सदस्यों का मत मूल्य कितना होगा। इसमें जितनी भी देश भर की विधानसभाओं के मत मूल्य निकाले गए हैं उन सबको जोड़ दिया जाता है, वो संख्या यहाँ लिख दी जाती है और उसको भाग दे दिया जाता है संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो संसद के भी सदस्यों का अगर मत मूल्य निकालना है तो वो भी इसमें पूरी तरह से क्लियर दिया गया है। तो इस तरह से पहले मत मूल्य निकाल लिए जाते हैं। तो ये दिया गया है किसमें, हमारे आर्टिकल नंबर 54 में। 55 है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। इसकी एक विशिष्ट रीति होती है जिसको हम लोग एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, कई जगह संक्रमणीय की जगह हस्तांतरित शब्द का भी यूज किया जाता है। इसको इंग्लिश में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो होता है वो इससे जुड़ा हुआ होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यानी जो निर्वाचन की रीति है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो भी हमारे राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए सदस्य होते हैं, 1 2 3 जितने भी हो, उन सब के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जो वोट देने वाले लोग हैं वो किसी एक व्यक्ति को वोट नहीं देते हैं। क्या बोलेगा फिर कैसे होगा भाई, सबको सब वोट देगा तो, बल्कि वरीयता क्रम के आधार पर कि आपकी फर्स्ट चॉइस कौन है, सेकंड चॉइस कौन है और थर्ड चॉइस कौन है, इस तरह से मत दिए जाते हैं। सपोज ABC 3 कैंडिडेट हैं और आपको इसमें वोट सबको करना है, तो आप कैसे कीजिएगा, या आप कम को भी कर सकते हैं या आप सभी को भी कर सकते हैं। हो सकता है हम मतदाता हैं, वैसी कंडीशन में मेरी चॉइस, सबसे पहली चॉइस राष्ट्रपति पद के लिए ये है, सेकंड चॉइस C है, थर्ड चॉइस A है। कोई दूसरा मतदाता जो है उसकी चॉइस इससे भिन्न हो सकती है, उसकी चॉइस में अगर हम लोग देखें B को सेकंड चॉइस, C को फर्स्ट चॉइस और A को थर्ड चॉइस के रूप में दिया गया है। ये इंडिविजुअल मतदाता की मर्जी है कि वो किस व्यक्ति को अपनी फर्स्ट वरीयता दे, किसको सेकंड वरीयता दे। जिस भी कैंडिडेट को फर्स्ट वरीयता वाले आधे से अधिक वोट मिल जाते हैं वो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दूसरे चक्र की मतगणना शुरू होती है, और ये भी देखा जाता है कि किस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा अंतिम चॉइस के रूप में चुना गया है।
तो सबसे अंतिम रूप मतलब सबसे अंतिम चॉइस के रूप में जिसको सबसे ज्यादा मत मिले हैं उसको हटा दिया जाता है, और फिर दोनों जो सदस्य होते हैं उसमें फिर से मतगणना शुरू होती है। तो कई चक्रों की मतगणना के बाद भी या फर्स्ट चक्र में ही राष्ट्रपति का निर्धारण हो सकता है। इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये टर्म भी पूछता है सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम क्या है, या राष्ट्रपति के जो चयन की प्रक्रिया होती है उसके चुनाव में जो प्रक्रिया है उससे किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम या एकल हस्तांतरित या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां तक हम लोग देख लिए। अब है राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं, तो राष्ट्रपति जिस दिन से ज्वाइनिंग लेते हैं वहां से लेके 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कार्यकाल राष्ट्रपति का हमारे यहाँ कितना है, 5 ईयर या 5 वर्ष। 57 में है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ ऐसा कोई टर्म नहीं है कि एक बार ही राष्ट्रपति बनेगा फिर दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता है, या 2 बार ही राष्ट्रपति बनेगा फिर उसके बाद चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति कितनी ही बार, जब तक वो योग्यता फुलफिल करता है तब तक चुनाव लड़ सकता है और जीत गया तो राष्ट्रपति भी बन सकता है। जैसे अमेरिका में है कि अगर कोई व्यक्ति 2 टर्म में राष्ट्रपति बन गया तो तीसरे बार वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये दिया गया है आर्टिकल 57 में। अगला जो है वो है हमारे राष्ट्रपति पद के लिए जो अर्हताएं या योग्यताएं हैं। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इस पर बात कही गई है। तो सबसे पहली चीज है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो। तीसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये 3 योग्यताएं हमारे संविधान में दी गई है। तो हमारे लिए क्या है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए ये अर्हता होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, अपने 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। तीसरा, लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखनी चाहिए इसे। लेकिन इसके साथ साथ भी कुछ चीजें उनको फुलफिल करनी होती हैं जो कि संविधान में लिखी तो नहीं गई है लेकिन चुनाव प्रक्रिया का वो हिस्सा है। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद के लिए आगे आएगा उसके नाम का प्रस्ताव कुछ लोगों के द्वारा रखा जाना चाहिए जो संसद के सदस्य हो। तो 50 संसद सदस्य नंबर दिया गया है, 50 संसद सदस्य जो है वो इसके प्रस्तावक बनेंगे, माने ये अपना प्रस्ताव रखेंगे उस नाम का, और 50 दूसरे 50 सदस्य ये भी संसद सदस्य होंगे, ये अनुमोदक होंगे, मतलब उस नाम को ओके करेंगे, उसका समर्थन करेंगे।
पहले से ही 100 लोगों का एक तरह से उस व्यक्ति को समर्थन मिलना चाहिए, तभी वो आगे की प्रक्रिया में भाग लेगा। यानी उसके लिए ये जरूरी है कि संसद में, चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो या दोनों मिला के हो, तो संसद के 50 सदस्य उस व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करें और दूसरे 50, इस 50 वाले नहीं जो कि उसके प्रस्तावक है, दूसरे 50 संसद के सदस्य उसका समर्थन करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता है। साथ ही साथ चुनाव आयोग के द्वारा उसकी जमानत राशि भी जमा की जाती है, जो कि 15,000 रुपए अभी है, जिसको समय समय पर बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि जो सीरियस नहीं है कैंडिडेट वो इसमें भाग नहीं ले, बल्कि वैसे ही इसमें सदस्य शामिल हो जो कि सचमुच राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं और राष्ट्रपति पद के लिए योग्य हो सकते हैं। अब है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें कि क्या क्या शर्त है। पहली शर्त है कि वो पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि वो मेंटली पूरी तरह से फिट हो। तो ये उसकी शर्त है कि भाई वो पागल या दिवालिया न हो और किसी भी आपराधिक गतिविधि में घोषित अपराधी वो नहीं हो सकता है। अगर ये सारी चीजें उनके पास है तो व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए आगे प्रोसीड करेगा। राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिदान ये दिया गया है आर्टिकल 61 में कि राष्ट्रपति पद जीतने के बाद राष्ट्रपति अपने पद के लिए शपथ का प्रतिदान लेते हैं। राष्ट्रपति पद पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया 61 में है, इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रपति पद पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया को हम लोग महाभियोग क्यों कहते हैं? ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा, इम्पीचमेंट इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सके, क्योंकि निलंबन तो राष्ट्रपति का हो ही नहीं सकता है। वो हमारे देश के प्रथम नागरिक और देश का सर्वोच्च पद है, तो उस पद की गरिमा के लिए ये जरूरी होता है कि उनको उनके पद से हटाने के लिए कुछ विशिष्ट तरह की प्रक्रिया अपनाई जाए। तो सबसे पहली चीज कि कब राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब उसने संविधान का उल्लंघन किया हो। किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी आ सकता है जब वो संविधान के अनुसार काम नहीं करता। वो छोटा सा छोटा भी कोई काम हो सकता है। अगर संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन कोई राष्ट्रपति करता है तो उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है? महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग क्या है? संसद द्वारा संचालित प्रक्रिया है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। इसमें यह भी नहीं देखा जाता कि मनोनीत है या निर्वाचित, सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। किसी भी सदन से उसकी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग लाया जाएगा उसकी शुरुआत लोकसभा से भी हो सकती है, राज्यसभा से भी हो सकती है। लेकिन जरूरी है कि जब भी ये महाभियोग लाया जाए उसके
1/4 सदस्य पहले ही लिखित रूप से इसके लिए एग्री हो। 1/4 सदस्य उस सदन के इसके लिए एग्री होने चाहिए। लिखित रूप से वो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को इसकी सूचना देंगे और उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू मानी जाएगी। राष्ट्रपति पद को हटाने के लिए जब भी प्रक्रिया शुरू होगी तो इसकी सूचना पहले ही राष्ट्रपति को दे दी जाएगी। कितने दिन पहले? तो 14 दिन पहले। राष्ट्रपति को इसकी पूर्व सूचना राष्ट्रपति को इसके 14 दिन पहले ही बता दिया जाएगा कि 14 दिन के बाद आपके खिलाफ महाभियोग आ रहा है। महाभियोग जब भी आएगा उसमें बहस होगी, उनके आरोपों पर डिस्कशन होगा और साथ ही साथ राष्ट्रपति को भी अपनी सफाई देने के लिए बुलाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि वो अपने आप को सही प्रूव कर सकेंगे तो वो अपना पक्ष खुद या अपने वकील के माध्यम से रख सकते हैं। अन्यथा क्या होगा कि अगर वो नहीं चाहे तो इन 14 दिनों के भीतर भी वो अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं और अपना पद रिक्त कर सकते हैं। अगर दोनों ही हाउस में ये प्रस्ताव पारित हो सकता है, अगर हो जाए 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत दोनों सदनों का अगर इस प्रस्ताव को मिल जाता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया को आर्टिकल 61 में दिया गया है, जिसे महाभियोग की प्रक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसके तहत क्या होता है, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। यही नहीं, अगर हम लोग अगले आर्टिकल में देखें तो राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराने का जो समय है या आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए जो निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि है, इसके बारे में दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है उनके पद के समाप्ति से पहले ही निर्वाचन करा लिया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति होगा। भारत का जो आर्टिकल नंबर 52 है हमारे संविधान का, वो ये कहता है कि भारत में हमेशा ही एक राष्ट्रपति होंगे। तो आज हम लोगों ने आर्टिकल 52 से 62 तक आर्टिकल को देख लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो देखेंगे, जिसमें राष्ट्रपति के पावर एंड फंक्शन, शक्तियां और कार्य, उनको देखा जाएगा। कार्यपालिका संबंधी या विधायिका संबंधी वगैरह वगैरह आगे की क्लासेस आप आसानी से कर पाए, हमारे टेस्ट में आप लोग भाग ले सके, उसके लिए जरूरी है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारा जो ये क्रम शुरू हुआ है उसको लंबे समय तक जारी रखा जा सके। ज्योग्राफी की क्लासेस हम लोगों ने शुरू कर ही दी है, जो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप लोग दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का जो ये कहा जाए कि लाइक करना, हमें सब्सक्राइब करना बहुत ही मोटिवेट कर रहा है। आगे इसी तरह आप भी हमारे साथ सहयोग करते रहें, जिससे कि नई नई चीज़ों को हम लोग इसमें जोड़ते रहें। करंट के भी बहुत सारे टॉपिक एज ए शॉर्ट या वीडियो आप लोगों तक पहुंचाए जाने की कोशिश है हमारी। निश्चित ही उससे आपको इंटरेस्ट भी बढ़ेगा सब्जेक्ट के प्रति और लाभ भी मिलेगा। हम लोगों की कोशिश ये होती है बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से धीरे धीरे पढ़ाते हुए आपको उस मंजिल तक पहुंचाए जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है। धन्यवाद।